हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो इसमें हम काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि प्रिजम्पशन जो है उसका मतलब क्या होता है। तो जो प्रिजम्पशन है ना, उसका मतलब होता है कि किसी बात का या किसी बात को सही मान लेना जब तक विपरीत सिद्ध ना हो जाए, तो उसे प्रिजम्पशन कहा गया है। यानी किसी बात को मानना ही प्रिजम्पशन है। मतलब अदालत किसी तथ्य को सही मान लेती है जब तक कि उसे गलत साबित ना कर दिया जाए, तो उसे प्रिजम्पशन कहा जाता है। तो प्रिजम्पशन जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो प्रकार की होती है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो बाद में हम समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स जो है वो क्या होती है, इसका क्या अर्थ है। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स का अर्थ है ऐसा अनुमान जो अदालत अपने अनुभव, सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस या परिस्थिति के आधार पर लगाती है, जिसको एक प्रूडेंट मैन भी इस एविडेंस एक्ट में जो साक्ष्य अधिनियम है उसको में कहते हैं। तो प्रूडेंट मैन की तरह जब भी अदालत सोचती है तो क्या सोचती है, जो उसका अनुभव है, अदालत का अनुभव है, जो कॉमन सेंस है और जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनके अनुसार जब किसी तथ्य का अनुमान लगाती है तो उसको प्रिजम्पशन कहते हैं। यानी जब कोई तथ्य प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं होता, तब अदालत जो है उसका अनुमान लगाती है आसपास की परिस्थितियों को देखकर, कि वो तथ्य जो है, वो घटना जो है घटी है या नहीं घटी है। तो ये अदालत अनुमान लगाती है आसपास की परिस्थितियों को देखकर। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल भी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को चोरी के सामान के साथ किसी व्यक्ति को चोरी के सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि वह व्यक्ति चोरी में शामिल था, क्योंकि उसके पास चोरी का सामान पकड़ा गया। अगर चोरी का सामान पकड़ा गया तो जनरली कॉमन मैन जो यही सोचेगा, कॉमन सेंस यही कहती है कि जो आदमी था वो चोरी में शामिल था। लेकिन जब तक वह इसका स्पष्टीकरण नहीं दे देता, तब तक ही हम इसे चोरी में शामिल हुए को मान सकते हैं या चोर मान सकते हैं। जब तक वो स्पष्टीकरण नहीं दे देता कि उसके पास जो चोरी का सामान था वो कैसे, कब, कहाँ से, क्यों आया। तो इसमें जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो एक, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका जो सेक्शन 119 है, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है उसमें कि अदालत यह मान सकती है कि कोई तथ्य हुआ होगा अगर वह सामान्य प्राकृतिक घटनाओं, मानव व्यवहार और व्यापारिक लेन देन के अनुसार संभव प्रतीत होता है। तो उस फैक्ट्स को जो है वो अदालत प्रिजम्पशन में ले सकती है कि ये घटना हुई है। अब इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या के कुछ देर बाद कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या के कुछ देर बाद खून से सने कपड़ों के साथ पाया जाता है, तो अदालत जो है ये अनुमान लगा सकती है कि वह व्यक्ति हत्या में शामिल था, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो खून से सने हुए पाए गए हैं। लेकिन ये प्रिजम्पशन जो है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स है, ये रिवर्टेबल होती है। तो इसमें जब तक ही अदालत ये मान सकती है जब तक कि वह व्यक्ति खुद को निर्दोष साबित ना कर दे। तो ये थी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। और ये जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है ना, ये जनरली रिवर्टेबल है। यानी
इसमें पेश करके जो अदालत की प्रिजम्पशन है उसको बदला जा सकता है, यानी अदालत दोषी मान रही है तो आप अपने आप को निर्दोष भी साबित कर सकते हैं उसमें एविडेंस देके, प्रूफ देके। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो आती है वो है दूसरी प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ना, ये भी दो तरह की होती है। कैसे होती है दो तरह की, वो मैं आपको बताता हूँ। जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो इरिवर्टेबल भी है, जिसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, और दूसरी जो है वो रिवर्टेबल प्रिजम्पशन भी है। तो ये दोनों प्रिजम्पशन क्या है ये देखते हैं, और इन दोनों में क्या अंतर है। अंतर तो सबसे बड़ा ये है कि जो एक रिवर्टेबल है एक इरिवर्टेबल है। तो इरिवर्टेबल प्रिजम्पशन जो है वो क्या है उसको देखते हैं। तो इरिवर्टेबल प्रिजम्पशन जो है वो लॉ के ऐसे रूल हैं जो किसी साक्ष्य से बदले नहीं जा सकते। यानी जहां इरिवर्टेबल प्रिजम्पशन है लॉ की, एज पर रूल, जो लॉ के रूल हैं उनके अनुसार, तो उसमें साक्ष्य ही नहीं दिए जा सकते। वो क्या है, इसका जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने पहले डिस्कस कर लिया भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 20, वो क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। तो कुछ भी अपराध नहीं है अगर अपराधी कौन है, बच्चा है जो 7 साल से नीचे है। तो अगर बच्चे की उम्र 7 साल प्रूव हो गई ना, तो फिर उसमें एविडेंस नहीं दी जा सकती कि उसने ये ऑफेंस किया है, ऐसा किया है, क्योंकि वो उसको इनोसेंट ही माना जाएगा, क्योंकि वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, वो अपना भला बुरा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो उसमें कॉमन सेंस नहीं है ना, वो सोच सकता है उस तरह से। तो उसको जो है लॉ ने जो है वो इनोसेंट ही माना है। तो इस जो प्रिजम्पशन है ना, ये इरिवर्टेबल प्रिजम्पशन है कि उसको फिर दोषी साबित किया ही नहीं जा सकता, ना उसकी एविडेंस दी जा सकती है, क्योंकि वो जो है वो बिलो द एज ऑफ 7 year है। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि उसकी जो एज है वो 7 साल प्रूव होनी चाहिए और कोई एविडेंस नहीं दी जा सकती। इस तरह से जो लॉ की प्रिजम्पशन है वो कंक्लूसिव होती है। तो दूसरी जो प्रिजम्पशन है वो है रिवर्टेबल प्रिजम्पशन। रिवर्टेबल प्रिजम्पशन जो है वो लॉ के कुछ निश्चित रूल हैं जो बताते हैं कि किसी एलिगेशन को प्रूव करने के लिए कहाँ तक एविडेंस दी जा सकती है, और जो फैक्ट कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है या उनके विरुद्ध एविडेंस देकर उनको रिवर्ट किया जाता है। जो फैक्ट इन इशू हैं उनको या तो एक्सप्लेन किया जाता है या जो उनको रिवर्ट किया जाता है। जैसे कि जब किसी आरोपी का जो प्रिजम्पशन है लॉ की, कि जब तक किसी आरोपी का दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको इनोसेंट माना जाता है। ये क्या है, लॉ की प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन क्या है, रिवर्टेबल है, यानी जब तक जो है उसका दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक ही उसको इनोसेंट माना जाएगा। तो इसमें इनोसेंट तब तक ही माना जाएगा जब तक वो दोष नहीं सिद्ध हो जाता, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है और उसको जो ऑफेंस है वो प्रूव हो जाता है तो उसे जो प्रिजम्पशन है वो रिवर्ट हो जाती है और उसको दोषी करार देके पनिशमेंट दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है जो जरूरी है समझने के लिए, डिफरेंस बिटवीन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको हर तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट में भी इन चीज़ों का ज्ञान आपको होना जरूरी है जब आप क्रॉस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो डिपेंड करती है, बेस्ड है ऑन लॉजिक, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड लॉ ऑफ नेचर। लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब वो लीगल रूल है जो लॉ की प्रिजम्पशन है। और जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो जैसा कि आपको बताया कि जो कॉमन सेंस है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है और लॉ ऑफ नेचर है उस पर बेस्ड है। और जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो हमेशा रिवर्टेबल ही होती है, और जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो कंक्लूसिव है अनलेस रिवर्टेड एज प्रोवाइडेड अंडर रूल्स। मतलब जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो रिवर्टेबल नहीं है, लेकिन जहाँ
लॉ में प्रोवाइड किया गया है कि ये प्रिजम्पशन रिबट की जा सकती है, तो उसको रिबट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड डिफरेंस है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कोर्ट कैन इग्नोर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स बट कोर्ट कैन नॉट इग्नोर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। वो कोर्ट को ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो कोर्ट इग्नोर कर सकता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेरा भी एक केस लगा हुआ था, उसमें भी ये सवाल मैंने पूछा था कि जो जहाँ से जो ऑफेंस ऑफ जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो रिकवर हुआ, वहाँ पर पब्लिक रोड है और उस दिन भी पब्लिक आ जा रही है। तो कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि पब्लिक आ जा रही है, तो ये तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है कि वहाँ से कोर्ट जो पब्लिक है वो आती जाती होगी क्योंकि रोड है। तो मतलब ये डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन है। तो जो जज साहब कल बैठे हुए थे कोर्ट में, वो तो शायद इस प्रिजम्पशन को लेंगे, पर अगर वो फैसला करने के वक्त, डिसाइड करने के वक्त नहीं होते हैं, तो शायद जो अगले जज साहब होंगे वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है ये लेंगे या नहीं लेंगे, तो वो ये उन पे डिपेंड करता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आपके जो ऐसे क्वेश्चन जो उनके आंसर हैं वो आ जाएं क्रॉस एग्जामिन में। तो इसके बाद है जो कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन वाइल ड्राइंग प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी है, जैसा कि हमने डिस्कस कर ही लिया है, जबकि जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये मैंडेटरी है। कोर्ट इज बॉन्ड टू ड्रा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो फ्रेंड्स, ये था लॉ रिलेटेड टू प्रिजम्पशन जो हमने डिस्कस कर लिया आपसे डिटेल में। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग? कुछ जानकारी मिली, जानकारी पूर्ण लगा, या आपको कुछ इससे फ़ायदा है, तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।